हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन बी. दिस इज़ फ्रॉम एडुडेल अगेन. तो जो सेक्शन ए आपने देखा था उसके बाद का ही ये सेक्शन बी है जो बायलैंग्वेज लैंग्वेज इसमें है. तो डिस्कस करते हैं सेक्शन बी. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस एंड 24 क्वेश्चंस आपको पता ही है सेक्शन बी में, और 20 क्वेश्चंस करने होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको किससे दिया हुआ है? चैप्टर नंबर 1 से, जहाँ कि आपको बैलेंस करना है अपनी इक्वेशन को और आंसर बताना है एक्स और वाई का. अगर आप बैलेंस नहीं भी करना चाहते और आपको अगर पता है कि ये कौन सी इक्वेशन है और क्या आना चाहिए एक्स और वाई पे, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. तो एक्स और वाई पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सी इक्वेशन है? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन नॉर्मली याद हो जाती है कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे है. तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप मार्क कर लो, नहीं तो बैलेंस करना सीख लेते हैं. सो लेफ्ट साइड पे अगर देखो तो कार्बन कितने हैं? 6. हाइड्रोजन कितने हैं? 12. टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? ये हो गए 6 और ये हो गए 12. 12 और 6 कितना हो गया? 18. अब राइट साइड पे देखते हैं कि कार्बन कितने हैं. कार्बन इज़ 1 ओनली. ऑक्सीजन कितने हैं? 2 नहीं 3 है ऑक्सीजन. 2 तो यहाँ पे हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड के पास 2 है, और आपके एक यहाँ पे हो गया, तो कितने हो गए? 3. दिस इज़ 3. और हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 2. अब देखो इसको हमें बैलेंस करना है. तो बैलेंस कैसे करेंगे? हर चीज़ में अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं राइट साइड पे 6 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो 1 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6. 2 को किससे करोगे? 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से फिर से, ताकि 12 बन जाए. और 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 18 बन जाए? 6 से. तो ये बैलेंस हो गया. देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड. इसका मतलब एक्स और वाई की जगह क्या आना चाहिए? 6 और 6. तभी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. नेक्स्ट देखते हैं, आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर. सो एक तो होता है ये डाइल्यूशन. डाइल्यूशन मतलब कि आप क्या कर रहे हो? एसिड को डाइल्यूट बना रहे हो. पानी जितना डालोगे उतना डाइल्यूट होता जाएगा वो. और दूसरा वो आयनाइजेशन करता है. आयनाइजेशन मतलब आयंस फॉर्म करेगा. तो फर्स्ट और थर्ड सही है. इसमें से आपको देखना पड़ेगा कि किसके पास फर्स्ट और थर्ड है. सो इट इज़ बी. So B option is right one. Generally non-metals are not conductors of electricity. Which of the following is a good conductor of electricity out of these options? तो diamond तो नहीं होता, graphite do conduct electricity, sulfur नहीं है, fullerene नहीं है. So best out of this is graphite. Graphite is a good conductor of electricity. ये सारे के सारे आपको नॉन मेटल्स दिए हुए थे, और इसमें से एक ऐसा होता है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, विच इज़ ग्रेफाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट विच इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर. एक एलिमेंट जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड ऐसा कंपाउंड देता है जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है, इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर. इसमें से बताना है आपको कि कौन सा है. Is it calcium? Is it carbon? Is it silicon? Is it iron? So out of these all, calcium is a compound which can react with oxygen and has a high melting point and also soluble in water. Let's do the next one now. So यहाँ पे आपको एक कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है और आपको मैच करना है कि किसका एप्लीकेशन कौन सा है. ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ बेसिकली ये होता है कि वो ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है केमिकल इंडस्ट्रीज. तो ब्लीचिंग पाउडर का तो डायरेक्ट सामने ही है, 1 का ए. ठीक है, और 2 का देखते हैं बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर क्या कर सकता है? इट इज़ बेसिकली अ एडिबल एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड. सो यस, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. और 3 का देखो वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा क्या करता है? आपका रिमूव करता है हार्डनेस ऑफ वाटर. हम क्यों डालते हैं पानी में वॉशिंग सोडा? इसलिए डालते हैं ताकि उसकी हार्डनेस का लेवल कम हो जाए और हमारे कपड़े साफ़ हो जाएं. तो 1 का ए, 2 का बी, और 2 का सी, 3 का बी. सो इसमें से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन है. इट इज़ डी, यू कैन सी. नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना पेपर में अपने. इनकरेक्ट, करेक्ट क्या दिया हुआ है? इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डार्जलिंग वाइट फ्लेम. ये तो सही है कि यस, अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो कैसा धुआं निकलता है? वाइट कलर का. इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड.
एंड evolves हाइड्रोजन गैस. सो दिस इज़ रॉन्ग. वो कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता, ये गलत दिया हुआ है. इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस ज़रूर देता है. स्टीम के साथ भी कर सकता है लेकिन कोल्ड के साथ नहीं कर पाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता ये. नेक्स्ट देखते हैं. अब आपके आते हैं असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस. इनको अभिकथन और कारण भी बोलते हैं तथा कारण भी बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, तो हिंदी वाले हिंदी वाला पढ़े और इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला देखें. यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ अ वीक बेस. तो ये जो स्टेटमेंट है दोनों ट्रू हैं. ये यूज़ भी किया जाता है और बेस भी है, लेकिन कोई इनकी सेंस बन रही है इन दोनों बात की कोई सेंस नहीं है. तो इसका मतलब दोनों सही तो हैं लेकिन दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए? बी पार्ट. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन और एनर्जी गेट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस वो कह रहे हैं कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. सो दिस इज़ ट्रू. एनर्जी गेट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो यहाँ पे अगर आप देखो तो आर फॉल्स है हमारा, दिस इज़ फॉल्स. और अगर ए ट्रू है आर फॉल्स है दैट मीन्स दिस इज़ सी. नेक्स्ट देखते हैं. इंटरनल वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस विलाई. सो येस दिस इज़ ट्रू, ये सही है. और विलाई इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ डाइजेशन. सो येस दिस इज़ द रीज़न फॉर इट एज वेल. तो ये क्या हो गया आपका? ए पार्ट. जब दोनों सही होते हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है तो ए होता है. नेक्स्ट देखते हैं. इन आवर बॉडी द पर्पस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज टू फिल्टर आउट द सब्सटेंसेस विच आर वेस्ट. द अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी. सो यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं? आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपके बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन जो होता है पर्पस क्या है कि सारा वेस्ट निकालना. और सही है, दिस इज़ ट्रू एज वेल. और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वी ड्रिंक एंड फूड अब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी. दिस इज़ करेक्ट एज वेल. कि आप कितना पानी पी रहे हो उस पर डिपेंड करेगा और कितना खाना खा रहे हो या एब्जॉर्प्शन कितना है आपकी बॉडी में उस पर डिपेंड करेगा. सो दिस इज़ ए, जहाँ पे आपका असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है वो. 35 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक. जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन. तो यस टिन से बनाए जाते हैं, कोटिंग टिन की जाती है. क्यों की जाती है? क्योंकि वो खाने के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और दिस इज़ अ गुड थिंग कि वो खाने के साथ नहीं रिएक्ट कर रहे हैं. और उन्होंने मेंशन क्या किया रीज़न क्यों किया जाता है कोट टिन? इसलिए किया जाता है क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है. दोनों ही ट्रू हो गए. सो दिस इज़ ए. बोथ assertion and reason are true and they are correct explanation of each other. तो ये होते हैं हमारे assertion और reason ख़त्म. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी. तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो कौन सा सही है? डॉग फिश, टोड एंड लिजर्ड. इनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होते हैं और 2 चैम्बर हार्ट में सिर्फ एक बार फ्लो करेगा, सिर्फ एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? द टेबल बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ एन एलिमेंट एंड एलिमेंट्स विद एसिड्स एंड बेसिस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. तो वो कह रहे हैं एलिमेंट 1 जो है वो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट किया ना बेस के साथ रिएक्ट किया. अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड के साथ भी करते हैं और बेस के साथ भी करते हैं. यही पढ़ा होगा आप लोगों ने. तो जिस केस में भी दोनों जगह टिक है वो हमारा ऑप्शन सही होगा. सेकंड देखो, थर्ड देखो, दोनों जगह टिक है ना, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी. इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड इज़ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखो, आपको दिया हुआ है इन लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ कंटेन मोर ऑफ डैश दैन प्लाज्मा. सो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि आरबीसीज तो होते ही नहीं है लिम्फेटिक सिस्टम में. और
आपने याद रखना है कि सबसे ज़्यादा WBCs प्रेजेंट होते हैं। तो हीमोग्लोबिन कैंसिल हो गया, DNA का तो कोई मतलब नहीं है, RNA का कोई मतलब नहीं है, इट इज़ WBC दैन प्लाज्मा। RBC तो होते ही नहीं है, तो हीमोग्लोबिन तो आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट करते हैं 39। इफ़ द पावर ऑफ अ लेंस इज -2 डायोप्टर देन इट मीन्स दैट द लेंस इज़ अ फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी इसकी, है ना, तो पॉजिटिव वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा पहले। और दूसरा, जब नेगेटिव होता है ना आपका पावर, तो इसका मतलब क्या है कि कौन सी लेंस है ये, इट इज़ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस वाला हो सकता है, लेकिन कन्वेक्स लेंस वाला तो हो भी नहीं सकता। तो डी कट गया, बी कट गया, ए और सी में से बचा आपका। तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं 1/p। 1/p कैसे निकालोगे, -½ और -½ का कितना आएगा आंसर, 0.5 मीटर। अब देखो आंसर आपके सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो सेंटीमीटर में कैसे करेंगे हम इसको, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 मीटर आ जाएगा। So A is the answer. Let's start with question number 40. It says rays from sun converge at a point 25 centimeter in front of a concave mirror. तो आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि कॉन्केव मिरर है, ऊपर से वो बोल रहे हैं कि कन्वर्ज कितने पॉइंट पे आके कर रहे हैं, 25 पे। इसका मतलब फोकल आपका कितना हो गया, इट इज़ 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। और रेस कहाँ से आ रही हैं, सन से आ रही हैं, इसका मतलब वो कहाँ पे है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है। और अगर वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है और हमें ये चाहिए कि उसका साइज़ ऑफ इमेज इक्वल होना चाहिए साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो आप कैसे निकालोगे। और केस कनकेव मिरर में होता क्या है, अगर आपको साइज़ ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट सेम चाहिए, सो द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट 2f। कहाँ पे प्लेस किया आना चाहिए, 2f पे। 2f का मतलब क्या हुआ, बेसिकली फोकल लेंथ का डबल, सो इट इज़ 50 सेंटीमीटर। अगर आपको कॉनकेव मिरर पे साइज़ ऑफ इमेज और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट सेम चाहिए, तो आपको उसको कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, 50 सेंटीमीटर पे, 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स आर कॉल्ड एज। तो उनको क्या बोलते हैं, सैफ्रोफाइट्स। बैक्टीरिया तो बोलते नहीं, फंगस बोलते नहीं, तो क्या हैं वो हमारे सैफ्रोफाइट्स। नेक्स्ट है आपका इन किडनी ग्लोमेरुलस इज इन्वॉल्व इन। ग्लोमेरुलस कौन सा पार्ट होता है आपका, ये जो फर्स्ट वाला ऐसे होता है ना आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, बेसिकली यूरिन का फॉर्मेशन करवाना। किस प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। जो भी वेस्ट मटेरियल है वो टेकन किया जाता है और उसको आगे जाके फिल्टर किया जाता है। तो इसका मतलब बेस्ट फंक्शन ये है कि यूरिन को फॉर्मेशन करवाना बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वी हैव इमेज ऑफ candle flame placed at 30 centimeter from a spherical lens is formed on a screen placed on the other side of a lens at a distance of 60 centimeter from the optical center of the lens. Its focal length will be, तो आपको f निकाल के बताना है। इमेज का दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, दोनों डिस्टेंस आपको दिए हुए हैं। आप मेरे को कैलकुलेट करके बताना कि आपकी फोकल लेंथ कितनी आई है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बोला है कि पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, P = 1/f। अब यहाँ पे देखो कि पावर क्या उन्होंने क्या क्या बोला है। सबसे पहले देखते हैं C वाला, पावर इज़ इक्वल टू फोकल लेंथ। ये तो बिल्कुल गलत है, इक्वल नहीं है ना, नीचे लिखा हुआ है पावर इज़ नॉट रिलेटेड टू फोकल लेंथ। तो ऐसा भी नहीं है, पावर तो रिलेट करती है फोकल लेंथ से, उसके बीच का रिलेशन है, तो ऑब्वियसली रिलेशन तो है ही P और F में। अब देखो कि इनमें से कौन सा सही है। लेट्स से कि मैं फोकल लेंथ इंक्रीज़ करी, तो अगर आप फोकल लेंथ इंक्रीज़ करोगे ना तो पावर आपकी कम हो जाएगी। और अगर आप फोकल लेंथ कम करते हो, लेट्स से कि आपने फोकल लेंथ कम करी, तो कम करने पे पावर आपकी बढ़ जाती है। सो व्हेन पावर इंक्रीजेस द फोकल लेंथ डिक्रीजेस, ये भी केस हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इनका इन्वर्स रिलेशन है। नीचे लिखते हैं हम F, ऊपर नहीं,
ठीक है। सो ए पार्ट इज़ करेक्ट इन दिस। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है हमें, एंड ही इज़ ट्राइंग टू ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब, 4 स्टूडेंट्स आर देयर। तो उन्होंने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, तो हमें बताना है कि बेस्ट ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं आउट ऑफ आई आर ई, मतलब ये देख के हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखो पहले वाले केस में, पहले वाले स्टूडेंट का देखो आई 30 है, आर आपका 18 है, और फिर क्या है 32 डिग्री। और हमें इसमें डायग्राम तो कुछ नहीं दिया हुआ, हमें अपने हिसाब से बताना है। तो इन्होंने फर्स्ट वाले केस को देखते हैं कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंसिडेंट इन्होंने कितना रखा है 30, आर तो हमारा कम होगा, ये तो बात सही है। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला है आपको कि इमर्जेंट कितना है 32, तो ये ऐसा कुछ बन रहा है इसका मतलब, ठीक है। सेकंड देखते हैं 30 20 30.5, 30 17 32, 30 21.5 34.5, ये तो ज़्यादा ही हो गए, मतलब ये सारे थोड़े से ज़्यादा हो गए। ये जो इसका इमर्जेंट है ना ये ज़्यादा हो जाता है, तो इमर्जेंट और आई ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा सेम मेरे को सेकंड वाले केस में लग रहे हैं आई और ई, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम होते हैं ये हमारे। तो 30 20 30.5 दिस इज़ बेस्ट। ये भी अच्छा नहीं है, थर्ड वाला भी अच्छा नहीं है। सो सेकंड इज़ द बेस्ट वन। सेकंड स्टूडेंट की जो ऑब्जर्वेशन है वो बेस्ट है, क्योंकि देखो जो इंसिडेंट होता है ये है 30, और ये कम हो जाएगा अंदर जाके, क्योंकि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है हमारी रे जब डेंसर मीडियम में जाती है। अब डेंसर से फिर रेयरर में जा रही है, ये एयर में जाने की कोशिश कर रही है, तो फिर ये इसका ओपन हो गया ना ब्रैकेट, एंगल ओपन हो गया, तो इसका मतलब काफ़ी है, और ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज़ 2.5, मतलब म्यू दिया हुआ है आपको 2.5, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड निकालना है, ठीक है। म्यू इज़ इक्वल टू सी ओवर वी, फॉर्मूला पता है, म्यू आपका 2.5 है, सी आपका 3 × 10⁸ है, वी निकालना है आपको, वी निकाल लो, वी को इधर ले जाओ और 2.5 को नीचे ले आओ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 3 और 2.5 को, तो आपका आंसर आएगा 1.2। इन दोनों को डिवाइड करना 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर दैन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। पहले देख लो कौन सा दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है कि आपको कहाँ पे प्लेस करना चाहिए ऑब्जेक्ट, कि अगर आपको इमेज चाहिए बड़ी ऑब्जेक्ट से, तो ये कोशिश करो कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दो इसको। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे ना, तो आपका जो इमेज होगा इट विल बी लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। चाहे आप बना के भी ट्राई कर लेना इसको, ठीक है, और बुक में भी दिया हुआ है, एक बार देख लेना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी का क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है। तो अगर इसमें से देखा जाए तो सोडियम मेरे को पता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ए तो हट गया, ठीक है, ए ऑप्शन हट गया, क्योंकि पहले इन्होंने जिंक लिखा हुआ है। बी सी और डी में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक और मैं देख रही हूँ तो सोडियम इज़ क्या लिखा है, सोडियम इज़ ग्रेटर दैन जिंक और ग्रेटर दैन मैग्नीशियम। सो दिस इज़ रॉन्ग, मैग्नीशियम पहले आता है, तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन तो गलत हो गया, और ऊपर से डी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि आयरन और मैग्नीशियम ये रिलेशन नहीं है इनका, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ऑप्शन बचा कौन सा आपका, बी वाला, क्योंकि सोडियम इज़ रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिंक इज़ मोर देन आयरन। तो ये रिएक्टिविटी ज़रूर याद कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ ज़रूर याद करना जो आपकी चैप्टर नंबर 3 में दी हुई है, ठीक है। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और नेक्स्ट वीडियो हमारी सेक्शन सी की आएगी, तो वो देखना मत भूलना। और यस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।